हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका थांग राजवंश चल रहा था। थांग राजवंश में मैंने जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनके बारे में बताया था। तो आपको वू ताऊ तुजू और जो अन्य प्रसिद्ध चित्रकार थे एनली पेन और वांग वेई, तो 3 चित्रकारों के बारे में आपको बताया था। देन हम देखते हैं अब इस वीडियो में 5 राजवंश, 5 डायनेस्टी। तो इसके पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में आर्टिस्ट भेजे थे उनके बारे में रिमाइंड कराती हूँ। देन हम देखते हैं 5 राजवंश में क्या क्या चीज़ें बनी थी। तो एनली पेन जो है वो उसका जो शिक्षण है, उसने जो शिक्षा प्राप्त की थी वो एक सुलिपिकार के पास प्राप्त की थी जो एनपी का पुत्र भी था और एक ये बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार था। 643 में इसे 24 अधिकारियों के व्यक्तिचित्र राजकीय कला विधि हेतु बनाने का आदेश भी प्राप्त हुआ था और 668 में यह मंत्री पद तक पहुंचा। 673 में इसकी मृत्यु हो जाने पर इसे सच्चे विद्वान का मरणोपरांत इसको सम्मान प्रदान किया गया। इसके बाद इस युग का यह महत्वपूर्ण चित्रकार समझा जाने लग गया और इसने चीनी यथार्थवादी शैली में शासकों के चित्र बनाए, विद्वानों के और अनेक पोर्ट्रेट्स बनाए, व्यक्ति चित्र बनाए। और इसकी कला का जो अनुमान लगाया जाता है वो बोस्टन में रखे संग्रहित कुंडली पटचित्र से लगाया जाता है, जिसमें इसने जो बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित हैं इसके चित्र, तो उसमें से इसने 16 शासक के लगभग चित्र बनाए थे जिनकी पूरी लंबाई, मुद्रा और वस्त्र, तो ये लगभग और परिचारिकों का जो भी वस्त्र मुद्राएं थी ये लगभग सब कुछ सबका मिलता जुलता था, इनमें सामान्य विशेषताएं थी। तो 11वीं शती में एनली पेन ने शैली में अंकित मान लिया था और इसे हान से लेकर सुई वंश तक राजाओं का अंकन किया था। तो जब इसने चित्रकारी स्टार्ट कर दी थी, तो वैसे तो ये थांग राजवंश का चित्रकार है लेकिन इसको जो है वो पहले के चित्रकारों में गिना जाता है। तो इसके बारे में कहा जाता है तभी कि ये हान से लेकर अभी आप सुई पढ़ोगे आगे तो सुई डायनेस्टी तक इसने चित्रकारी की थी। तो इसके बाद एनली पेन ने नारी की आकृतियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मूर्ति कला का प्रभाव दिखने लग गया। जो नारी की आकृतियाँ बनाते थे उसमें शरीर रचना, वस्त्र विन्यास मूर्तियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। व्यक्ति चित्रण के अतिरिक्त एनली पेन ने कि प्रसिद्ध जो चित्रण थे वो यहाँ पे बहुत उत्कृष्ट से दिखाए गए हैं और इनके ये सबसे ज़्यादा जिस लिए प्रसिद्ध थे, जिस विषय के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए, वो थे व्यक्ति चित्र। तो एनली पेन ने बौद्ध और ताओ विषयों के लिए भी चित्रण किया था। आपका ये एनली पेन मैंने पढ़ाया था। दूसरा जो आपका आर्टिस्ट था वो था वांग वेई। तो वांग वेई के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ, देन हम स्टार्ट करते हैं 5 राजवंश। तो वांग वेई चित्रकार छी जनपद का मूल निवासी था और उसके वंश के 13 व्यक्ति शासक जो थे वो प्रधानमंत्री रहे। वह बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। साहित्य की अपेक्षा उसका संगीत में ज़्यादा लगता था, इसलिए उस क्षेत्र में वो ज़्यादा सफल हुआ था। वांग को बचपन से ही चित्रकला में रुचि थी। 40 वर्ष की आयु में उसने एक प्रसिद्ध कवि का व्यक्तिचित्र बनाया था और उसने 2 दशकों तक लगभग जो हान कान था चित्रकार, उसकी सहायता भी की थी। आर्थिक रूप में पैसों से इसकी मदद की थी। तकनीकी तथा शैली की समस्या से बहुत आगे बढ़कर इसने सामाजिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रण किए थे। एक ओर यह यथार्थ आकृतियों का भ्रम उत्पन्न करती थी, दूसरी ओर चित्र के विस्तार और गति की निरंतरता नया आयाम भी उपस्थित करती थी। तो इनके चित्रों में बहुत ही नई नई चीज़ें देखने को मिलती थी वांग वेई के, और वांग वेई ने भी वू ताऊ तुजू की इस पद्धति को आगे बढ़ाया और इस प्रकार दृश्य चित्रों में सूक्ष्म सौंदर्य भर दिया। इस प्रकार उसकी कला गतिमय अथवा कोमल ही नहीं वरन गहन व्यंजनापूर्ण भी हो गई। तो ये जो है लास्ट में जब ये वू ताऊ तुजू से प्रभावित हुआ तो वांग वेई ने बहुत ही बारीकियों के साथ दृश्य चित्रण लैंडस्केप बनाने लग गया और उनमें एक अलग ही एस्थेटिक देखने को मिलता है, सौंदर्य देखने को मिलता है। वांग ने दृश्य चित्रण में स्तरीय दूरी, जिसे लेवल डिस्टेंस कहते हैं, उसका भी आधार लेकर आकृतियों को अप्राच्छादित मतलब पूरी भरी हुई, आच्छादित मतलब पूरी भरी हुई चित्रण बनाए हैं, दृश्य चित्रण। इसे चित्रों में पर्याप्त गहराई के साथ साथ वातावरण के प्रभाव को भी स्याही के नए तकनीकी द्वारा प्रस्तुत किया जाने लग गया। वांग वेई ने टूटे हुए स्याही के तकनीक में एक रंगे स्याही चित्र अंकित किए जिसमें सुलिपि के समान सशक्त रेखांकन एवं कुशल अंतः छाया द्वारा पर्वतों के ढांचे बड़ी सुंदरता से उभारे थे। तो इसकी एक अलग से टेक्निक थी इनके वांग वेई के काम करने की, जिसको ब्रोकन इंक टेक्निक कहा जाता था।
और इसी के द्वारा ही उन्होंने जो छाया है, जो पर्वतों के ढांचे हैं, उनको उभारे थे। वांग के कुछ चित्र बनाए गए थे, उनके विषय थे कुछ द्वार पर पुष्पित लताएं थी और बेर का वृक्ष था, आकाश को छूती लहरें, ये सारे इनके चित्रण थे। और वांग जो है, वांग वेई शिष्यों में हान कान का नाम प्रमुख था। तो अभी आपको बताया कि इसने हान कान की मदद की थी आर्थिक रूप में। तो इसका शिष्य था वो हान, एक निर्धक बालक था जो इसी की सहायता से शिक्षा प्राप्त करके प्रसिद्ध अश्व चित्रकार बनने में समर्थ हुआ, मतलब ये घोड़ों का चित्रण करता था। तो आपका ये वांग वेई था और एनली पेन था। अब हम देखते हैं 5 राजवंश। आपका जो 5 राजवंश है, 5 डायनेस्टी है, वो 907 से 960 ईसा पूर्व तक चली। आनलू शान के विद्रोह के पश्चात थांग साम्राज्य स्थिर नहीं रह पाया और धीरे धीरे उसकी शक्तियों का ह्रास होने लगा। 907 ईसा में संपूर्ण देश 5 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। अब देखिए इसका 5 राजवंश नाम क्यों है, क्योंकि जो आन लू शान एक शासक का नाम है, उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात क्या हुआ, आक्रमण करने के बाद जो थांग साम्राज्य है वो स्थिर नहीं रह पाया। तो इसके बाद ये जो है, इसकी शक्तियाँ जो है वो धीरे धीरे ह्रास होने लगी, मतलब कमज़ोर होने लगी, दुर्बल होने लगी। तो 907 में क्या हुआ, जो संपूर्ण देश था, पूरा चीन, वो पाँच जो है छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त हो गया, मतलब बट गया। नए शासक स्वयं को परवर्ती थांग, परवर्ती हान अथवा परवर्ती चाउ आदि कहकर गौरवान्वित समझते रहे तथा पर 50 वर्ष तक युद्ध की स्थिति निरंतर बनी रही। यहाँ पे तथा इस पर लिख लीजिएगा आप लोग। तो नए शासक जो है, जो जब 5 छोटे छोटे नगर राज्यों में डिवाइड हो गया, तो इसके जो शासक थे, जो राज्यों में डिवाइड होने के बाद बने थे, तो ये जो है स्वयं को कहते थे कि हम परवर्ती थांग के राजा हैं या शासक हैं, या परवर्ती हान के और परवर्ती चाओ के। परवर्ती मतलब आपको बताया था आने वाला समय। तो ये कहकर वो बड़ा गौरव फील करते थे तथा इस पर जो है 50 वर्ष तक युद्ध की स्थिति निरंतर बनी रही, मतलब 50 वर्षों तक जो है चीन में इस टाइम पे युद्ध चलते ही रहे कंटिन्यू। इस युग में ऐसे चित्रकार थे जो स्वयं को किसी परंपरा से बंधा हुआ नहीं मानते थे। स्वतंत्र विचार वाले इन कलाकारों ने स्याही से अत्यंत कार्य किया। तो जो इस युग के चित्रकार थे, किस युग के 5 राजवंश के, वो कैसे बिल्कुल फ्रीडम के साथ काम करते थे, किसी भी शैली में, किसी भी स्टाइल में, किसी के अंडर, किसी भी शासक के काम नहीं करते थे। वो बिल्कुल फ्रीडम में काम करते थे और उनके जो विचार थे वो भी स्वतंत्र थे। तो यहाँ पे स्याही से सबसे ज़्यादा काम किया गया, ब्लैक इंक से। वू ताऊ तुजू के अनुयायियों ने सुलिपि जैसी सीमाओं को तो महत्व दिया, पर धीरे धीरे सीमाओं को विभिन्न प्रकार के तूलिका घातों तथा रंग के पतले वॉश से भरा जाने लगा। तो वू ताऊ तुजू के जो शिष्य थे, अब देखिए यहाँ पे मैंने घाटों लिखा है, इसको तूलिका घात कर लेना आप लोग। तो आपको बताया था वू ताऊ तुजू जो है उसने सुलिपिकार के पास शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो सुलिपि में बहुत निपुण था। तो ये भी जो वू ताऊ तुजू के शिष्य थे या उनसे जो प्रभावित थे, उनकी जो रेखाएं होती थी वो उसके जैसी ही, सुलिपि जैसी ही होती थी और विभिन्न प्रकार की सीमा रेखाओं के साथ ये काम करते थे। तूलिका घात मतलब ब्रश स्ट्रोक के साथ काम करते थे। रंग जो है इनके वो पतले थे और वॉश पद्धति से लगाते थे। आगे देखते हैं। इसमें 2 विधियों का प्रयोग हुआ था। पहली विधि स्याही के विभिन्न बल अलग अलग लगाए जाते थे। तो देखते हैं 2 टेक्निक कौन सी बताई गई हैं। तो पहली है इसमें कि स्याही जो लगाते थे, स्याही बल मतलब जो उसका फोर्स होता था स्याही लगाने का, वो अलग अलग होता था। जैसे ज़्यादा आप इंक लेंगे, ज़्यादा फोर्सफुली काम करेंगे तो आपका डार्क होगा, और हल्के हाथ से काम करेंगे तो लाइट टोन होगा। तो इनका ब्रश हैंडलिंग अलग अलग थी। इसे अंग्रेजी में ब्रोकन इंक टेक्निक कहा जाता है। दूसरी विधि में तूलिका में पानी लेकर चित्र के धरातल पर लगी गहरी स्याही को हल्का कर फैला देते थे। तो देखिए ये वाले में तो ब्रश में लेते थे, जो कलर होता था इनका, इंक होता था, इसको क्या कहते थे अंग्रेजी में, ब्रोकन इंक टेक्निक कहते थे। लेकिन जो इनकी दूसरी विधि थी वो क्या करते थे, तूलिका में पानी लेते थे और जो चित्र का धरातल होता था उस पर जो गहरी स्याही होती थी उसको हल्का करते करते फैलाते जाते थे। इसे क्या कहते थे, स्प्लैश्ड कहते थे या फिर स्पिल्ड इंक टेक्निक कहते थे। अब 10वीं सदी के चीनी चित्रकारों में दोनों विधियां लोकप्रिय हो गई थी। तो 2 टेक्निक यहाँ पे 5 राजवंश में अपनाई गई थी और दोनों जो है वो इंक को लेके अपनाई गई थी। इसके परिणाम स्वरूप उनके अंतर्मन से निकला जो प्रवाह तूलिका में आता था उसे आधुनिक चित्रकला की एक्शन पेंटिंग के समान माना जाता है।
तो ये जो चीज़ें करते थे, तूलिका का जिस प्रकार ये प्रयोग करते थे, उसको जो है आधुनिक चित्रकार में मतलब प्रेजेंट टाइम में जो माना जाता है, इस पूरी टेक्निक को उसको इसके द्वारा बनी गई जो पेंटिंग्स होती हैं उसको एक्शन पेंटिंग कहा जाता है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कुआन झ्यू थांग युग में हो गया है, जो सम्राट के द्वारा सम्मानित भी हुआ था। तो ये जो आपका एक्शन पेंटिंग बताया अभी, तो इस स्टाइल में काम करने वाला जो चित्रकार है वो था कुआन झ्यू थांग। तो सॉरी कुआन झ्यू था, जो कि थांग युग में ही प्रसिद्ध हो गया था और इसको सम्राट द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और इस वीडियो से रिलेटेड 5 राजवंश से रिलेटेड एनली पेन, वांग वेई, वो ताओ तुजू, जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। थैंक यू।